वेलकम टू जहांगीर स्टडी। मैं संतोष जहांगीर। आज हम कक्षा 12 के अंदर राजनीति विज्ञान में इकाई सेकंड का सेकंड जो चैप्टर है वो देखेंगे। कल मैंने आपको बताया था ये पार्ट भी 10 नंबर का ही है, तो इसको हम देखेंगे। तो सेकंड जो चैप्टर है इसका वो है राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, इसको हम समझेंगे और देखेंगे ढंग से। बेटा, राजनीतिक संस्कृति एक समाज शास्त्रीय अवधारणा है। जो राजनीतिक संस्कृति है एक समाज शास्त्रीय अवधारणा है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिवृत्तियों, विश्वासों, प्रतिक्रियाओं, अपेक्षाओं और संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार से ही किसी व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। यानी एक समाज शास्त्रीय अवधारणा है, यानी समाज से जुड़ी अवधारणा है ये। यानी इसमें यह बताया गया बेटा कि राजनीतिक संस्कृति किससे जुड़ी है? समाज से। समाज के अंदर ही व्यक्तियों के अंदर किसी चीज़ के प्रति विश्वास, अभिवृत्ति, उसके प्रति क्या होती है, क्या क्या अपेक्षाएं होती है, क्या प्रतिक्रिया करेगी वो समाज, जैसे राजनीतिक नियमों के प्रति क्या प्रतिक्रिया है, उन सब प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप उनका क्या व्यवहार रहेगा, ये सब चीज़ें समाज से जुड़ी है। हम समाज में रहते हैं और राजनीति समाज से संबंधित है। तो राजनीति विज्ञान समाज का एक भाग है। समाज के जो भी अभी इसमें बताया गया सामने देखो, अभिवृत्ति यानी व्यक्ति की क्या इच्छा बढ़ती है, क्या विश्वास है उसको राजनीतिक गतिविधियों, कानूनों पे प्रतिक्रिया क्या देता है, तो वो सब क्या है, वो राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करने में योगदान देते हैं। यानी राजनीतिक संस्कृति इनसे बनती है। जैसे अब देखो क्या होता है इसमें, वैसे राजनीतिक संस्कृति उस व्यापक सामान्य संस्कृति का हिस्सा है। राजनीतिक संस्कृति सीमित है, मगर जो सामान्य संस्कृति है ना हमारी, वो व्यापक है, उसका एक हिस्सा है। जो राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का एक हिस्सा है। सामान्य संस्कृति में बेटा सब कुछ आएगा, जैसे आर्थिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति, सब संस्कृतियाँ उसके अंदर है। जो सामान्य संस्कृति है वो समाज की सबसे बड़ी संस्कृति, व्यापक रूप है। और जो ये है ना राजनीतिक संस्कृति, उसका संकुचित सीमित रूप है। जो सामान्य संस्कृति होती है उसमें क्या क्या होता है, उसमें समाज के सदस्य अपने मूल्यों, भावनात्मक मनोवृत्तियों, विश्वासों और भावनाओं को संचालित करते हैं। इस प्रकार एक सामान्य जीवन पद्धति और दृष्टिकोण का विकास सामान्य संस्कृति है। जो सामान्य संस्कृति होती है, समाज में व्यक्ति, समाज के सभी सदस्य यानी व्यक्ति अपने मूल्यों को, भावनाओं को, मनोवृत्तियों, विश्वासों आदि को संचालित करना जानते हो। एक दूसरे से के पास जैसे विचार है उन दूसरों के सामने प्रकट करना, अपने मूल्यों को दूसरी जगह किसी को बताना, अपनी मनोवृत्तियों को दूसरे अन्य सदस्यों को अभिव्यक्त करना, ये सब चीज़ें एक दूसरे से एक से दूसरे लोगों के पास जाती रहती है। उनके कुछ, जैसे एक समाज का एक सदस्य दूसरे जो लोग हैं उनसे कुछ सीखता है, उनको कुछ, वो दूसरे सदस्य उनसे कुछ सीखते हैं। यानी ये पद्धति एक संचार चलते रहे, कम्युनिकेशन होता है। एक सामान्य जीवन पद्धति और दृष्टिकोण का विकास ही सामान्य संस्कृति है। यानी सामान्य संस्कृति का मतलब सामान्य जीवन पद्धति होती है। उसमें राजनीतिक संस्कृति उसी सामान्य संस्कृति के राजनीतिक शास्त्र के दृष्टिकोण से संबंधित है। जो राजनीतिक संस्कृति है उसी से निकली है। सामान्य संस्कृति से राजनीतिक संस्कृति का निर्माण हुआ है। अब देखो बेटा, इसमें क्या पता है, ये मेन चीज़ ये है समझने की, राजनीतिक व्यवस्था मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का परिणाम है। जैसे हम राजनीतिक जो भी व्यवहार होता है मनुष्य का, वो राजनीतिक व्यवहार का परिणाम है। राजनीतिक व्यवहार गतिशील होता है और राजनीतिक संस्कृति भी स्थिर गतिशील होती है। जो राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, वो स्थिर नहीं रहती है, वो गतिशील होती रहती है। अब इसका मतलब आता है गतिशील क्या मतलब है, यानी जो कुछ नियम है कभी बदलते रहते हैं। आज यहाँ के जो नियम है वो दूसरे राज्य अपना लेंगे। आज जो हमारे यहाँ जो राजनीतिक गतिविधियाँ उनको दूसरा राज्य अपनाएंगे, उस राज्य की हम अपना लेंगे कुछ अच्छाइयों को, तो वो होती गतिशील होती थी, एक जगह स्थिर नहीं रहती है। तो राजनीतिक संस्कृति हमेशा बदलती रहती है। अब इसका हम देखते हैं अर्थ। ये मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए तुम्हारे लिए वो समझने के लिए, जैसे इसका अर्थ बताया गया है। राजनीतिक संस्कृति का अर्थ क्या है, तो मैंने इसका जो अर्थ ये बताया, इसमें राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति किसी देश के नागरिकों, इन सदस्यों की राजनीति के प्रति मनोवृत्तियाँ, भावनाएं तथा राजनीति के प्रति उनकी इच्छाओं तथा राजनीतिक संबंधों की व्याख्या है। इसकी जो वास्तविक परिभाषा मैंने आपको बताई वो है, कोई भी नागरिक है किसी देश का,
उसके राजनीति के प्रति क्या मनोवृत्ति, मन में क्या भावना है, क्या मनोवृत्ति है, क्या राजनीति के प्रति उसकी क्या लगाव है, राजनीति के प्रति उसकी क्या इच्छा है, वो राजनीति भाग लेना चाहता है, सहभागी बनना चाहता है या राजनीति से दूर रहना चाहता है, यानी राजनीति से उसका कितना लगाव है, वो सब चीज़ों की व्याख्या ही क्या कहलाएगी, राजनीतिक संस्कृति। इस बात को एक बार फिर समझो, राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, जो राजनीतिक व्यवस्था हमारे यहाँ हर जगह हर देश की एक राजनीतिक व्यवस्था होती है, उसके अनुसार वहाँ के नागरिक उसके प्रति क्या रेस्पॉन्स, क्या प्रतिक्रिया, ये जो भी देते हैं, क्या इच्छा होती है उनकी, उससे मालूम पड़ता है कि राजनीतिक संस्कृति कैसी है वहाँ की। ये होती है राजनीतिक संस्कृति परिभाषा है। अब इसके अलावा इसकी राजनीतिक संस्कृति कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी थी, जो मैंने आपको एक एक समझाई। इसमें देखो ध्यान से, मैंने छांट के इसको बताया है, देखो ध्यान से क्या लिखा उन्होंने। ये विद्वान थे जिनमें जब सबसे पहले हम देते आमंड आमंड ने राजनीतिक संस्कृति कार्य के प्रति अभिमुखीकरण कहा। आमंड ने राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा दी, कार्य के प्रति अभिमुखीकरण, यानी कार्य के प्रति क्या झुकाव है, वही राजनीतिक संस्कृति है। इन्होंने अभिमुखीकरण की संज्ञा दी है। नेक्स्ट डेविड ईस्टन ने क्या कहा, इसे पर्यावरण कहा। पर्यावरण जानते हो जो हमारे चारों तरफ है, चारों तरफ आवरण है वो है, तो उन्होंने राजनीतिक संस्कृति को क्या कहा, ईस्टन ने एक पर्यावरण कहा जो चारों तरफ, पर्यावरण क्या होता है हमारे चारों तरफ फैला, तो संस्कृति राजनीतिक संस्कृति भी समाज में विश्व में सब जगह फैली हुई है, इसका मतलब है पर्यावरण। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद में शिप्रो ने क्या कहा। बेटा इसको ये बात समझ में आपकी, पर्यावरण क्या, तो पर्यावरण व्यापक होता है, तो उन्होंने राजनीतिक संस्कृति को क्या कहा, उन्होंने एक व्यापकता दी, यानी आवरण बताया जो चारों तरफ फैला हुआ है, जो हमें चारों तरफ घेर रखा है, वो है पर्यावरण का अर्थ। तो उन्होंने इसका कहने का मतलब उनका यह है कि राजनीतिक संस्कृति बहुत व्यापक है, हर विश्व में हर जगह ये फैली हुई है। इसके बाद शिप्रो ने क्या कहा, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक शैली का, जो शिप्रो नामक विद्वान थे, पश्चिमी विद्वान थे, उन्होंने क्या कहा, राजनीतिक संस्कृति एक राजनीतिक शैली है। एक राजनीतिक शैली जानते हो, जैसे शिल्प कला, वैसे एक शैली, एक कला है, राजनीति की क्या है, एक शैली है, ये बताया उन्होंने। लुशियन पाइन ने क्या कहा राजनीतिक संस्कृति के बारे में, लुशियन पाइन ने ये कहा कि राजनीतिक संस्कृति का संबंध, जो संबंध है अभिवृत्तियों, विश्वासों एवं भावनाओं के समूह से, जो भी इसकी वास्तविक परिभाषा इनसे निकलती है, यानी राजनीतिक संस्कृति परिभाषा में यही लिखा है, अभिवृत्तियों, विश्वास, भावनाएं समूह के समूह से, यानी उस वहाँ के नागरिकों की क्या क्या अभिवृत्तियाँ राजनीति के प्रति, क्या विश्वास है, क्या भावनाएं, जो राजनीतिक प्रक्रिया को व्यापकता सार्थकता प्रदान करते हैं। इससे राजनीतिक प्रक्रिया को व्यापकता और सार्थकता प्रदान कैसे होगी, जब वहाँ के नागरिक राजनीति के प्रति विश्वास रखेंगे, उनकी क्या अभिवृत्तियाँ रहेगी, क्या भावनाएं रहेगी, इन ये अगर व्यक्त करें तभी हम राजनीतिक वहाँ पे क्या रहेगी, सार्थक रहेगी। अगर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँ, अगर किसी देश के नागरिक बिल्कुल बुत बन जाए, बुत मतलब कुछ भी ध्यान नहीं दे, वो राजनीति से जरा सा भी लगाव नहीं रखे और राजनीति की तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं, तो क्या हो जाएगा, वह राजनीतिक संस्कृति खत्म हो जाएगी, उनकी व्यापकता खत्म हो जाएगी। सबसे जो ज़्यादा बातें उन्होंने, जो इसमें विद्वानों में एलन बोल ने भी एक पुस्तक लिखी थी, अगर उस पुस्तक में हम राजनीतिक संस्कृति को अच्छे से समझ सकते हैं। पुस्तक थी मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। एलन बोल ने पुस्तक लिखी थी मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, यानी आधुनिक राजनीति और सरकार। उसमें उन्होंने क्या कहा कि राजनीतिक संस्कृति का निर्माण समाज की अभिवृत्तियों, विश्वास और मूल्यों के समूह से होता है। उन्होंने ये कहा कि राजनीतिक संस्कृति का निर्माण समाज के अंदर लोगों की क्या अभिवृत्ति होती है, क्या विश्वास होता है, क्या मूल्य होते हैं, इनसे राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। अब आपके इस चीज़ समझ में आ गई होगी कि राजनीतिक संस्कृति क्या होती है। राजनीतिक संस्कृति के बारे में वहाँ के सदस्यों की क्या भावना है, क्या विचार है, क्या विश्वास, वही राजनीतिक संस्कृति है, जो सामान्य संस्कृति का एक भाग कहलाती है। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सदस्यों की मनोवृत्तियों व अभिवृत्तियाँ है, प्रतिक्रिया है, अपेक्षा है, क्या अपेक्षा है राजनीति प्रति, वो सब बातें हम राजनीतिक संस्कृति के अंदर शामिल करते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं, इसको आपको समझना है केवल, यानी वहाँ के नागरिकों क्या विश्वास है। आगे हम देखते हैं राजनीतिक संस्कृति घटक क्या क्या होते हैं, इसके जो कंपोनेंट्स, किससे राजनीतिक संस्कृति में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या ऐसे घटक है,
क्या क्या इसके मतलब वो इसका भाग है वो देखते हैं हम। सबसे पहले हम राजनीतिक संस्कृति के अभिमुखीकरण और राजनीतिक विषय के नाम दो घटक दिए रखे हैं इसमें। जो दो घटक दिए, अभिमुखीकरण और राजनीतिक विषय। राजनीतिक संस्कृति दो घटक है, अभिमुखीकरण और राजनीतिक विषय। सबसे पहले हम देखेंगे अभिमुखीकरण। अब देखिए बेटा, अभिमुखीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रवृत्ति या झुकाव, यानी झुकाव कैसा है, हमारा झुकाव कैसा है राजनीति के प्रति, ये बात है। यानी ये अभिमुखीकरण है, हमारा झुकाव राजनीति तरफ अगर पॉजिटिव है, ज़्यादा है, सही है, तो वहाँ के लोगों में क्या होगी? राजनीतिक संस्कृति व्यापक होगी। आमनो पावल ने ये बात बताई, पहले लोगों का प्रवृत्ति या झुकाव कैसा है राजनीति प्रति, उसी से हम राजनीतिक संस्कृति के बारे में उसका निर्माण कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं वास्तव में राजनीतिक संस्कृति का निर्माण यहाँ पे संभव है। इसमें जैसे इसने उन्होंने तीन भाग बताए, आमन पावल ने क्या बताए? ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, एक होता है ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, तीन भाग है, यानी झुकाव दो तीन प्रकार का बताया उन्हें, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यांकनात्मक। इसको ध्यान समझेंगे बेटा, क्वेश्चन आएगा राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए, या ऐसे आएगा बेटा वो राजनीतिक संस्कृति के घटक, प्रमुख घटकों पर टिप्पणी लिखिए, राजनीतिक संस्कृति घटक पर टिप्पणी लिखिए। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये आपसे बाहर नहीं जाना, बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता देता हूँ। ज्ञानात्मक, भावात्मक, मूल्यांकनात्मक, यानी देखो ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण का मतलब होता है राजनीतिक विषयों का ज्ञान और उनके अस्तित्व के प्रति सजगता, यानी लोगों को ज्ञान, विषयों का ज्ञान होना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए भाई ये क्या है, ये कौन सी संस्था है, क्या है, उनका अस्तित्व क्या है, उनके प्रति क्या सजगता है, ये भावना होना जरूरी है सबसे पहले। अगर हमारे को ज्ञान ही नहीं किसी चीज़ का तो हम उसको कैसे जानेंगे बेटा? आप नहीं समझ सकते। जैसे एक आर्ट्स का स्टूडेंट, जैसे एक आर्ट्स के स्टूडेंट को हम जैसे साइंस के बारे में बताएंगे तो वो नहीं समझ सकता, उसके साइंस के जो प्रैक्टिकल को वो नहीं समझ सकता। मेरा कहने का मतलब है कि पहले वहाँ के नागरिकों को ज्ञान कराया जाएगा, तब जाके यानी ये झुकाव होगा राजनीति के प्रति, तो ज्ञान उपलब्ध कराया जाएगा। पहला तो ये होता है, यानी उनको जानना क्या चीज़ है, तभी। सेकंड आएगा भावात्मक अभिमुखीकरण। इसका मतलब होता है अर्थात इन विषयों के प्रति व्यक्तियों के मन में पैदा होने वाले भावावेग और अनुभूतियाँ। अब जैसे कुछ बातें समाज के द्वारा, कुछ बातें मतलब विद्वानों के द्वारा या राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा नागरिकों को उपलब्ध कराई गई, बताई गई, भाई ये होता है, तो उनके मन में क्या भावनाएं आती है, क्या भाव पैदा होते हैं, वो क्या कहलाएगी इसके अंदर? भावात्मक अभिमुखीकरण। हमारा क्या भाव हो जाएगा? हमें कुछ चीज़ बताया जाए इसको ऐसे करने से ये है, फिर हमारे मन में क्या भाव होते हैं, मन में क्या विचार पैदा हो जाएंगे राजनीति प्रति, वो होगा भावावेग, भावात्मक अभिमुखीकरण। अनुभूति कैसी होगी? फिर नेक्स्ट आएगा इसमें मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण, यानी इसका मतलब होता है विषयों के बारे में व्यक्ति का उचित अनुचित या शुभ अशुभ का मूल्यांकन, यानी लोगों के मन में क्या प्रभाव पड़ा, वहाँ के नागरिकों को इन चीज़ों से क्या प्रभाव पड़ा, राजनीति बारे में उनके भावों में क्या प्रभाव पड़ा, उन्हें उचित लगा या अनुचित लगा, वो शुभ या अशुभ उनके लिए, ये कहलाता मूल्यांकन। यानी लास्ट के अंदर ये मालूम पड़ता है क्या है। जैसे हम लास्ट के अब स्टूडेंट के बारे में बताना चाहूँगा, जैसे किसी बच्चे को हम, जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, 12th क्लास से बच्चा पढ़ता है, तो लास्ट में उसका मूल्यांकनात्मक होता है कितना, लास्ट में जब उसका ईयरली एग्जाम होता है तो उसके बाद में जो नंबर आते हैं, उसे जो एग्जाम फाइट करने के बाद में परीक्षा में, तो उसका मूल्यांकन अपने आप ही हो जाएगा। कैसे? उसने कितने नंबर प्राप्त किए एग्जाम में, कितनी परसेंट प्राप्त की, वो उसका मूल्यांकन है कैसा किया, तो उसी प्रकार रिजल्ट होता है, तो वो सुबह सुबह कैसा हो सकता है वो आएगा इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको बेटा समझो ढंग से। अब राजनीतिक विषय, राजनीतिक विषय के 4 विषय, राजनीतिक अभिमुखीकरण के मतलब 4 विषय बताए गए हैं। वो 4 विषय राजनीतिक व्यवस्था हो सकती है, दूसरा है राजनीतिक संरचना, समस्याएं और नीतियाँ, राजनीतिक कर्तारों में व्यक्ति। अब देखो बेटा, ये इसके राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है, यानी हर देश के अंदर एक राजनीतिक व्यवस्था होती है, उसमें सरकार के अंगों को बांटा जाता है, कौन सा क्या कार्य करेगा ये आप सभी जानते हो। मैं एक थोड़ा बताना चाहूँगा। जैसे लोकतंत्र में क्या होता है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 भाग है राजनीतिक व्यवस्था का सिस्टम है ये, तो उनका अलग अलग कार्य होता है बेटा। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून क्रियान्वित लागू करती है, और न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है, सही है गलत है, उचित है अनुचित है, ठीक है।
ये हो गया राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक संरचना के अंदर भी उनके कितने भाग किस तरह बनाया गया उनको, जैसे संसद का निर्माण कैसे होता है, कौन मंत्री होंगे, कौन उसके कौन से नौकरशाही के अंदर वास्तु नौकरशाही और स्थायी नौकरशाही अस्थायी नौकरशाही वगैरह, ये सब चीज़ें संरचनाएं में आ जाएगी। समस्याएं नीतियाँ जानते हो, जैसे क्या समस्या आ गई, कौन सी योजना करने से क्या समस्या है, कौन से कानून से क्या समस्या आ गई, सरकार की कौन सी नीतियाँ लोक कल्याणकारी है, गरीबों के लिए कौन सी नीतियाँ बनाया जाए ताकि उनका भी स्तर सुधर सके, ये सब चीज़ें इसमें आएगी। नेक्स्ट है राजनीतिक कर्तव्य व्यक्ति की क्या भूमिका है, एक राजनीतिक के प्रति व्यक्ति की क्या क्या भूमिका हो सकती है, वो इसके अंदर आ जाएगी बेटा। इसके बाद हम देखेंगे टेबल, तो अभी बताया गया मैंने आपको, सार आप देखना, मैंने इसको पॉइंट्स को याद करना, इसको एक बार तुमको समझाऊंगा सब चीज़ें, देखो ध्यान से। और जैसे राजनीतिक संस्कृति निर्धारक तत्व, क्वेश्चन आ जाए राजनीतिक संस्कृति निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए, तो सबसे पहले वर्णन से जब समझ जो क्वेश्चन आते हैं ना पॉइंट्स के, तो आप इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिए सब बच्चे। आपके पॉइंट्स याद करके भी उनका पॉइंट्स याद आ गए ना आपको, तो भी आप बड़े क्वेश्चन का उत्तर आसानी से 5-6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है 8 नंबर का आता है उसको आसानी से कर सकते हो। आप डिटेल याद नहीं कर सके, मान लो आपको पॉइंट्स याद है बेटा, तो आप पॉइंट्स के आधार पे भी उसको आप कुछ हद तक ठीक कर सकते हो। यानी पॉइंट्स याद होने चाहिए सबसे पहले। अगर आपको पॉइंट्स याद है ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो आपको नहीं तो भी उसको कुछ ना कुछ आप कर सकते हो। तो मैंने इसमें जैसे ये बताया, मैं समझाऊंगा बेटा, ऐसी बात नहीं इन सबको, मगर राजनीतिक संस्कृति निर्धारक तत्वों के बारे में ये जो तत्व बता रखे हैं, जैसे पहला है इसमें इतिहास, धार्मिक विश्वास, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक आर्थिक परिवेश, विचारधाराएँ। अन्य तत्व में आगे शिक्षा का स्तर कैसा है, भाषा, राजनीतिक संस्कृति। इसको आप बुक से भी आप पढ़ सकते हो, वैसे मैं बोलूँगा इसको, आप मेरे वीडियो को 2-3 बार देखोगे ना तो वैसे भी याद हो जाएंगे। मैं इसकी मुख्य मुख्य बातें बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख भी सकते हो। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, उसको आप लिख भी सकते हो और आप उसको सुन भी सकते हो, देख सकते हो। तो इनका मैं विस्तार बताऊँगा आपको, तो आप देखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इतिहास क्या होता है, मैं समझा देता हूँ आपको। निर्धारक तत्व, संस्कृति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, वो तत्व है जिसमें पहला आएगा, सबसे पहला जो तत्व है इतिहास। इतिहास जो प्रमुख तत्व है वो देखो, किसी भी व्यवस्था के अंदर राजनीतिक संस्कृति का निर्माण और विकास उस देश की ऐतिहासिक परंपराओं और प्रचलित मूल्यों के आधार पर किया होता है। ऐतिहासिक परंपराएं कैसी है वहाँ की इतिहास में क्या क्या घटनाएं, किस तरह के लोग रहते थे, क्या था, उसके आधार पर भी हम राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे प्राचीन समय में वहाँ पर कैसा शासन था, कैसे जीवन यापन लोग करते थे, समाज के राज्य के प्रति क्या भावनाएं थी, उसके आधार पर हम इससे क्या कर सकते हैं, ऐतिहासिक आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं, इसका निर्धारण कर सकते हैं कि संस्कृति कैसी होगी वहाँ पे। ऐतिहासिक परंपराओं के द्वारा, मूल्यांकन प्रणालियों के द्वारा भारत की राजनीतिक संस्कृति संवैधानिक, शांतिवादी, लोकतांत्रिक होगी। तो वही कुछ अधिविकसित देशों में राजनीतिक संस्कृति हिंसक अथवा लोकतांत्रिक हो सकती है। अब देखो, आप सुनो, समझो इस बात को। हमारे देश में पहले से क्या था, हमारे देश में जो शासन प्रणाली अपनाई गई है वो हमारी संस्कृति कैसे संवैधानिक, शांतिवादी है। हमारे देश के लोग शांतिवादी है और हमारे पे लोकतांत्रिक प्रणाली है। लोकतंत्र प्रणाली में रोज़ बता रहा हूँ, तुम रोज़ पढ़ाता हूँ। यानी लोकतंत्र का मतलब ये होता है जनता का शासन। तो हमारे यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी, वहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था होगी बिल्कुल शांतिवादी व्यवस्था होगी। ये पहले भी क्या था, हमारे कुछ राजा लोग, जैसे राजतंत्र की बात में करें ना, तो हमारे देश के जो राजा थे वो बहुत दयालु किस्म के थे पहले। तो हमारे देश में शांति प्रिय देश रहा भारत। तो हमारे जो देश की जो राजनीतिक संस्कृति की जो निर्धारक तत्व इतिहास की जो बात है वो बिल्कुल हमारे देश की प्रणाली कैसी शांति है, शांतिवादी है। कुछ देशों में राजनीतिक संस्कृति कैसी होगी, हिंसक अथवा लोकतांत्रिक। जैसे जो कोई देश जैसे इटली, और जैसे यहाँ पे इटली, जर्मनी जो देश है, जैसे अमेरिका, जैसे क्या नाम जर्मनी, इन देशों में क्या था, रूस, इनमें क्या था कि पहले भी राजतंत्र में क्या था कि ऐसे शासक हुए जो निरंकुश शासक थे। नेपोलियन का नाम सुना आपने, पश्चिमी शासक थे, वो भी क्या था, एक क्रूर शासक था नेपोलियन, हिटलर। तो सिकंदर, ये मैं प्राचीन समय के शासकों के बारे में बताऊँ तो वहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति कैसी है,
हिंसक है, अलोकतांत्रिक हो सकती है, मगर भारतीय जो राजनीतिक संस्कृति है वह शुरू में भी ऐसी रह जाती है, यहाँ पे धार्मिक प्रवृत्ति थी। तो जो हमारी यहाँ जो संस्कृति प्रणाली कैसी थी, बिल्कुल शांतिवादी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे इस तरह लोग इंग्लैंड में राजनीतिक संस्कृति वहाँ की राजनीतिक निरंतरता का परिणाम है। इंग्लैंड में जो राजनीतिक संस्कृति कैसे वह निरंतरता है, यानी कंटिन्यूटी बनी हुई वहाँ पे। कैसे वहाँ पे जैसे सबसे ब्रिटेन को संसदों की जननी कहा जाता है, संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। तो वहाँ पे जो शुरू से निरंतरता थी, उस निरंतरता के आधार पर वो चलती आ रही है, कंटिन्यूटी है, ये वहाँ की विशेषता है। फ्रांस की राजनीतिक संस्कृति फ्रांस की क्रांति का परिणाम है। अब ये मुख्य बात ध्यान दो, फ्रांस की जो राजनीतिक संस्कृति क्या है, वह फ्रांस में क्रांति हुई थी, उसके बाद में राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण किया गया। ये इस प्रकार इतिहास के द्वारा हम किसी देश की राजनीतिक संस्कृति निर्धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास क्या होता है बेटा, वर्तमान में धर्म राजनीतिक संस्कृति निर्माण में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि कई बार समाज की राजनीतिक व्यवस्था व संस्थाएं किस प्रकार की होगी इस बात को निर्धारित करता है। धार्मिक विश्वास से भी राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण किया जा सकता है। धर्म केवल राजनीतिक संस्कृति निर्माण भूमिका नहीं निभाता, वो व्यवस्थाओं संस्थाओं कैसी होगी इसके बारे में निर्धारण भी वो करता है। धार्मिक विश्वास से लोगों के अंदर नैतिकता और ईमानदारी, ये सब तत्व जो भी गुण है वो विकसित होंगे, वो ईमानदारी से अपने देश शासन करेंगे। तो उससे भी हम निर्धारित कर सकते हैं कि देश के नागरिक कैसे होंगे, यहाँ का जो शासक कैसे होंगे, कर सकते हैं। तीसरा आएगा इसमें भौगोलिक परिस्थिति। अब भौगोलिक परिस्थिति क्या होती है बेटा, भौगोलिक परिस्थिति क्या होता है, देश की भौगोलिक स्थिति, उपलब्ध संसाधन आते हैं उसमें, जनसंख्या की प्रकृति, उस देश की राजनीतिक संस्कृति निर्माण की महती भूमिका होती है। अगर देश की भौगोलिक स्थिति, उपलब्ध संसाधन अच्छे हैं, पूर्ण है, जिनकी जो आवश्यकता के अनुसार है, तो वहाँ उस देश की राजनीतिक संस्कृति कैसी होगी, संपन्न होगी, अच्छी होगी, वहाँ के नागरिक राजनीति में भाग लेंगे। और जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जनसंख्या सीमित होगी, वहाँ विकास की गति तीव्र होगी। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये संस्कृति वाली बात उसमें भी लागू होती है। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि भूखे व्यक्ति के लिए मतदान का कोई महत्व नहीं है, यानी भूखे व्यक्ति को मतदान का महत्व, कहने का मतलब क्या था कि आर्थिक स्थिति के बिना, भौगोलिक स्थिति के बिना, आर्थिक स्थिति के बिना लोग राजनीति का कोई मूल्य नहीं है जब तक आर्थिक समानता नहीं है। तो ये कैसे संभव, भौगोलिक, जब देश में मान लो उत्पादन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है, तो जैसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल ख़राब है, तो वहाँ के लोग राजनीति क्यों ध्यान देंगे, वो अपना स्तर ठीक करेंगे, राजनीति ध्यान देंगे। आप सभी इस चीज़ को जानते हो कि पहले आपको, जैसे मान लो आपको खाना नहीं दिया जाए और आपको कि आप जाओ पर राजनीति नारेबाजी करो, आप कुछ भी नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाए, ब्रेकफास्ट कुछ नहीं कराया जाए, और आपको भेज देगी जाओ भूखे, तो आप नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपको सबसे पहले ये आर्थिक इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। अब देखो, भारत जैसे विशाल भौगोलिक परिवेश वाले देश की राजनीतिक संस्कृति निश्चित रूप से छोटे से यूरोपीय तो अफ्रीकी देशों से भिन्न है। हमारे देश की जो भौगोलिक परिस्थिति क्या अलग है, हमारे देश की भौगोलिक स्थिति कैसी है, यहाँ पर अनेक प्रकार की जलवायु, हमारे देश में जलवायु एक समान नहीं है, कहीं पे मानसूनी जलवायु है, कहीं पे उष्ण कटिबंधीय, कहीं पे शुष्क जलवायु, कहीं अर्ध शुष्क है, कहीं पे आर्द्र जलवायु, कहीं पे उपांत जलवायु, यहाँ पे एक समान जलवायु नहीं है। तो भौगोलिक स्थिति अलग है नहीं है बेटा। तो कहीं पे उपजाऊ क्षेत्र है, कहीं पे उपजाऊ नहीं है, कहीं जल स्तर बिल्कुल कम है, कहीं जल स्तर सही है। तो ये क्या कि बहुत ज़्यादा अंतर है। इसके अलावा सामाजिक विभिन्नताएँ बहुत सारी है, और धार्मिक सब कुछ अलग अलग, या अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। तो इसके द्वारा भी हम, हमारे देश यूरोपीय देशों से भिन्न है, यहाँ पे अनेकता में एकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम सामाजिक आर्थिक परिवेश। इससे भी राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण किया जाता है। कैसे किया जाएगा, देश का सामाजिक, धार्मिक, जातिगत विभिन्नता, औद्योगिकरण, रूढ़िवादिता इत्यादि से राजनीतिक संस्कृति प्रकृति निर्धारित होती है। कैसे, सामाजिक, धार्मिक, जातिगत विभिन्नता, औद्योगिक रूढ़िवादिता, इससे क्या होती है, अगर समाज के अंदर लोगों का स्तर कैसा है, वहाँ कैसा भेदभाव, क्या वहाँ पे मतलब किस तरह लोग रहते हैं, और धार्मिक स्थिति कैसी है, जातिगत भावना कैसी, जैसे आप मिलजुल के रहते हैं कि नहीं रहते, इसके आधार पर भी क्या होगा, राजनीतिक निर्धारण होगी। रूढ़िवादिता फैली हुई है या नहीं है, उद्योगों का विकास वहाँ है या नहीं है,
बेरोजगारी बढ़ी हुई है नहीं है, इन सब से भी राजनीतिक सामाजिक इनसे भी क्या होता है, राजनीतिक संस्कृति निर्धारण होती है। ये तत्व भी आता है, ये इनको याद होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा राजनीतिक संस्कृति निर्धारण तत्वों का वर्णन कीजिए, तो आपको इनको सबको याद रखना है। मेरी बताई हुई बात है कि सुन के याद रखनी है, और मेरे इस वीडियो को बार बार देखो जो आपको याद रहे बेटा। और देखिए इसमें आप, ये तो आ गया आपके सामाजिक। अब इसमें एक चीज़ और आती है संस्कृति। इसमें देखो धार्मिक विश्वास प्रभाव मध्य पूर्व देशों की राजनीतिक संस्कृति पर स्पष्ट होता है। ये धार्मिक विश्वास की बात है, मध्य पूर्व के देशों में बहुत स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। वहाँ के लोग धार्मिक परंपराओं विश्वास के आधार पर अपना विकास, उनका क्या होता है, इनके आधार पर ही अपनी क्या कर रहे हैं वो राजनीतिक संस्कृति में उनका प्रभाव दिखाई दिया जा रहा है। पॉप की सत्ता वगैरह जो मैंने इसमें बताया कि उसमें क्या होता है कि धार्मिक भावनाओं के द्वारा व्यक्ति अपने राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक संस्कृति की ओर झुकाव होता है। आर्थिक रूप से विपन्न या विकासशील देशों में राजनीतिक संस्कृति विकसित देशों की जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि अपेक्षा और जीवन शैली का स्तर भिन्न हो सकता है। अब सुनो मेरी बात, अभी मैंने बताया विकसित देशों के लोगों को काम ही क्या है, वो क्या संपन्न होते हैं, उनके पास समय रहता है, उनके पास सब कुछ है, तो वे राजनीति तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। जो विकासशील देश है, अर्ध विकसित देश है, वो आर्थिक स्तर को ठीक करने की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, राजनीतिक संस्कृति की तरफ कम ध्यान देंगे। उनका एक ही लक्ष्य रहेगा कि हमारा आर्थिक स्तर ठीक हो। तो वही अंतर हो गया कि जहाँ पे वो मैंने एक बात कोटेशन वो बात बताई, वही बात चलती है। तो इससे क्या होता है बेटा, जीवन शैली के द्वारा भी राजनीतिक संस्कृति प्रभावित होती है। अब कुछ विचारधारा है इसके अंदर, विचारधाराओं से भी राजनीतिक संस्कृति निर्धारण में योगदान है। विचारधारा हम देखिए आप क्या क्या आएगा, विचारधारा का प्रभाव राजनीतिक संस्कृति निर्माण में निर्णायक होता है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात आ गई इसमें विचारधारा है, इससे राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में निर्णय होता है। जैसे उदारवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद, ये तीन प्रमुख विचारधारा है। उदारवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद, आप सभी जानते हो। उदारवाद के अंदर भी वो चाहता है कि राज्य का हिस्सा कम से कम होना चाहिए, और मार्क्सवाद आपने देखा कि ये इतिहास वर्ग संघर्ष इतिहास वो चाहता है कि गरीब बने जो राजा बने। तो उनमें कई विचार लोगों के मन में आए कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। कार्ल मार्क्स ने कहा तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है। तो ऐसी ऐसी बात, ऐसी ऐसी विचारधाराएं के द्वारा लोगों के मन में राजनीति के प्रति भावनाएं जागृत हुई, और वो राजनीति की तरफ झुकाव हुआ उनका, और राजनीति की तरफ उनकी सहभागिता की तरफ ध्यान जाने लगा। इससे भी राजनीतिक संस्कृति निर्धारित होती है। तो ये विचारधारा के द्वारा पूंजीवाद है, वो क्या चाहती है कि अपना विकास करे, राज्य में रक्षा करे, गरीबों से मतलब ही अपना स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं। तो इनसे भी क्या होता है, राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण होता है। हम राजनीतिक संस्कृति निर्धारण तत्व पढ़ रहे हैं। अपने वैश्विक दृष्टिकोण के आधार पर ही राजनीतिक संस्कृति के विकास में सहायक भूमिका निभाते हैं। ये इनका स्वरूप वैश्विक है। ये जो उदारवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद एक देश में थोड़ी है, ये संपूर्ण देशों में फैली हुई है। तो इनका स्तर क्या है, वैश्विक है। तो वैश्विक है ना, तो इस वजह से क्या हो रहा है बेटा, इनके राजनीतिक संस्कृति में इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर देश के अंदर ये फैले हुए हैं, तब तो सब देशों में पाए जाते हैं और इनका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से भी राजनीतिक संस्कृति में हमारा ध्यान आकर्षित होगा। जैसे हम मीडिया के द्वारा, प्रेस शिक्षा के द्वारा भी राजनीतिक के बारे में समझते हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति नहीं समझ सकता, मुझे पढ़े हुए व्यक्ति के लिए जैसे समाचार पत्र, मीडिया वगैरह में बताया जाता है। तो राजनीति हमारी रुचि होती है, उनकी नीतियों को देखते हैं, उनके तरीकों को देखते, तो हमारे अंदर भी होता है कि हम भी राजनीति में भाग ले, और हमारे मन में भी राजनीति प्रति एक झुकाव पैदा हो जाता है। इनसे प्रेस में, शिक्षा के द्वारा, मीडिया के द्वारा, तकनीकी प्रगति के द्वारा हम राजनीति में भाग लेने में हमारा मतलब क्या योगदान बढ़ रहा है। संस्कृति की तरफ हमारा झुकाव बढ़ रहा है, राजनीति संस्कृति की तरफ। अन्य तत्व में क्या क्या आएगा, शिक्षा का स्तर कैसा है, भाषा, रीति रिवाज आदि भी राजनीतिक संस्कृति निर्माण में भूमिका अदा करते हैं। जैसे अगर शिक्षा का स्तर वहाँ में राजनीतिक है, शिक्षा के अंदर राजनीतिक शिक्षा दी जा रही है और बच्चों को इस तरह राजनीति के बारे में बताया जा रहा है, तो उनका झुकाव निश्चित रूप से राजनीति की तरफ होगा। और भाषा, रीति रिवाज, अगर रीति रिवाजों में राजनीतिक प्रभाव दिखाई दे रहा है देश का, तो उससे भी राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण होगा। आगे हम देखते हैं इसमें
राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं, हर राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं, हर चीज़ की कुछ न कुछ विशेषताएं उनकी होती है। तो जैसे हम राजनीतिक संस्कृति की कुछ विशेषताएं होती है, क्या मतलब ये क्या इसमें विशेषता होती है, क्या गुण है इसके, गुणीय विशेषता एक समान बात है। देखो बेटा तो इसमें देखेंगे हम राजनीतिक संस्कृति की जो विशेषताएं दे रखी है वो 4 है। वो पॉइंट्स मैंने इसीलिए लिखे हैं कि आप वो पॉइंट्स तुरंत याद हो जाए नोट करने में। आप इस पॉइंट्स को बार बार पढ़ोगे लिखोगे तो आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे, तो आप इनका विस्तार करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए ये नोट्स टाइप में मैंने आपको पूरा लेसन नोट टाइप करा रहा हूँ। एक बार इसको ढंग से समझना और ढंग से समझो। अब जैसे ये 4 विशेषताएं बताई गई है, इनका मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ, उसको ध्यान से आप सुनेंगे। पहले सबसे पहले हम राजनीतिक संस्कृति की विशेषता से बात कर रहे हैं। तो इसमें आता है राजनीतिक संस्कृति समाज की परंपराओं संबंधित होती है। होती क्या है विशेषताएं, विशेषताएं होती क्या है पहले समझो। राजनीतिक संस्कृति किसी समाज की परंपराओं, उसकी सार्वजनिक संस्थाओं की आत्मा, उनके नागरिकों की आकांक्षाओं, उसके सामाजिक विवेक, सामूहिक विवेक, उनके नेताओं के तरीके तथा सक्रिय होने के नियम आदि के द्वारा समझा जा सकता है। इसकी कुछ विशेषताएं जो मैंने बताई। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसमें समन्वयकारी स्वरूप। राजनीतिक संस्कृति की जो पहली विशेषता है वह समन्वयकारी स्वरूप। राजनीतिक संस्कृति में अनेक नवीन जीवन मूल्य आते रहते हैं। नवीन और प्राचीन जीवन मूल्यों में निरंतर संघर्ष भी जारी रहता है। राजनीतिक संस्कृति की विशेषता इन दोनों के मध्य समन्वय करने की होनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आ गई, जो राजनीतिक संस्कृति है उसमें पुराने नियम भी है, पुराने तरीके भी है और नए तरीके बार बार आ रहे हैं। तो नए में पुराने में, जो नवीन विचार में पुराने विचार में क्या हो जाएगा, संघर्ष हो जाता है, संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। तो पहली विशेषता ये होनी चाहिए कि राजनीतिक संस्कृति के अंदर नवीन और प्राचीन मूल्यों में संघर्ष रहता है। तो उनमें क्या हो रहा है, दोनों में समन्वय करने की शक्ति होनी चाहिए। तो राजनीतिक संस्कृति की विशेषता है कि नए और पुराने विचारों में समन्वय स्थापित करती है, मीन्स समन्वयकारी स्वरूप है इसका। ये नई पुरानी बातों को एडजस्ट कर सकती है, इसलिए स्वरूप क्या है इसका, समन्वयकारी स्वरूप है। राजनीतिक संस्कृति पहली विशेषता है समन्वयकारी स्वरूप, ये स्वरूप है। इनमें मध्यस्थता स्थापित कर सकती है ये। दूसरा आता है नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण। राजनीतिक संस्कृति की जब दूसरी विशेषता देखते हैं वह नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण। देखिए राजनीतिक संस्कृति में नैतिक मूल्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। नैतिक मूल्यों की स्थापना में कभी समाज का धार्मिक स्वरूप योगदान देता है तो कभी सत्ता व्यवस्था का स्वरूप। नैतिक मूल्य तुम सभी जानते हो, सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, बड़ों का आदर करना, ईमानदारी से कार्य करना, कर्तव्य का पालन करना, सब बातें आ गई उसमें। उनमें क्या होता है, उसका समर्थन उसको मिलना चाहिए। राजनीति में राजनीति को इनका समर्थन किसका, नैतिक मूल्यों का समर्थन मिलता है और धार्मिक स्वरूप भी योगदान देता है। तभी राजनीतिक संस्कृति की जो विशेषता है नैतिक मूल्यों का, यहाँ पे समर्पण की भावना राजनीतिक संस्कृति में पाई जाती है। अगर नैतिक मूल्य नहीं होंगे तो ये आपस में ये संस्कृति ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती, इसमें संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यक्ति अपने कर्तव्यों से दूर भागेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो राजनीतिक संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। तो दूसरी विशेषता इसमें मतलब नैतिक मूल्य प्रति समर्पण की भावना इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जो परिभाषा है, विशेषता है, वह है अमूर्त स्वरूप। जब जनता राज्य के प्रति अपने विद्रोह या आक्रोश जाहिर करती है तो राज्य के किसी कानून या कार्य के फलस्वरूप होता है, तब जनता की मानसिक स्थिति को नहीं भापा जा सकता, क्योंकि जनता के मनोवस्थिति में विचार अमूर्त होते हैं जो राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते रहते हैं। अमूर्त स्वरूप है, ऐसे जिनको हम नहीं भाप सकते कि क्या कर सकती है जनता। अब जैसे
किसी के बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं जब सरकार को कानून बनाती, कानून का क्या प्रतिक्रिया होगी, समाज में उन कानूनों के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये हम कह नहीं सकते। अब वो जाहिर तो ये स्वरूप क्या है, अमूर्त स्वरूप है। तो इसमें जनता के मनोवस्था के विचार अमूर्त होते हैं, कोई प्राप्त करते रहते हैं, तो इनका स्वरूप कैसा होता है, अमूर्त स्वरूप होता है। अगर तो इस वजह से राजनीतिक संस्कृति की जो महत्वपूर्ण विशेषता में अमूर्त स्वरूप है इसका, ये अमूर्त रहती है, मूर्त स्वरूप नहीं रहता है। चौथा आएगा इसका गतिशीलता। नेक्स्ट विशेषता है इसकी गतिशीलता। व्यक्ति और समाज जीवन मूल्य परिस्थिति और सामाजिक आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं। व्यक्ति और समाज में जो जीवन मूल्य है, समाज के मूल्य हैं, व्यक्ति के जो जीवन संबंधी मूल्य हैं, वो सब क्या होते रहते बेटा, बदलते रहते हैं। आवश्यकता के अनुसार एक समान मूल्य नहीं रह सकते व्यक्ति के, समाज भी एक तरह नहीं रह सकता। आज कुछ नए नियम होते हैं, आज कुछ अलग परंपराएं होती है। इससे क्या होता है, राजनीतिक संस्कृति भी गतिशील बनी रहती है। ये चार विशेषता इसकी राजनीतिक संस्कृति मैंने बताई, इनको बार बार सुनो, पढ़ो, बार बार देखो, आपको इस तरह याद हो जाएंगी। तो संस्कृति में क्या पाई जाती है, गतिशीलता। नेक्स्ट देखते हैं इसी लेसन में, नेक्स्ट है अपने राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र। राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र दोनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो भी हम देखते हैं। क्या है देखो, पहले इससे मैं जो तुम्हें महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, आपको जो महत्वपूर्ण वो समझना, आपको वो महत्वपूर्ण क्या है इसमें देखो। इसके बारे में जो जानकारी दी गई थी हमारे मतलब जो विद्वान थे, राजनीतिक संस्कृति लोकतंत्र में संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अनुभव अनुसंधान किसने किया था, गैरिबियल आमंड व सिडनी वर्बा ने किया। भाई क्या संबंध दोनों के बीच में, इसको समझो। सबसे पहले 1963 में लिखित प्रसिद्ध रचना, ये किताब लिखी गई, इसमें उन्होंने बताया, क्या लिखा, किताब का नाम था द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस। ये पुस्तक 1963 में लिखी गई, जो राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के संबंधों के बारे में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ साबित हुई। और आप देखिए इसमें क्या बताया गया, उन्होंने ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, अमेरिका और मैक्सिको के लोकतंत्र की स्थिरता पर राजनीतिक संस्कृति प्रभाव का विश्लेषण किया गया। इस किताब के अंदर ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, अमेरिका और मैक्सिको के लोकतंत्र की अस्थिरता पर राजनीतिक संस्कृति के प्रभाव का विश्लेषण किया गया। यानी क्या प्रभाव पड़ता है वहाँ की संस्कृति, लोकतंत्र की स्थिरता पर संस्कृति क्या प्रभाव पड़ता है, उस सब के बारे में अध्ययन इसमें किया गया। यानी लोकतंत्र से राजनीतिक संस्कृति में क्या प्रभाव पड़ेगा, लोकतंत्र स्थिर है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, लोकतंत्र की स्थिरता नहीं है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सारा अध्ययन इस किताब में बखूबी किया गया है बेटा। इसके अलावा देखो विशेष रूप से एक और ब्रिटेन तथा अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया गया था। इसमें ब्रिटेन और अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन अगर आप देखना चाहो तो इस बुक के अंदर आसानी से आपको मिलेगा, बहुत बड़े तरीके से बताया गया है। वही दूसरी तरफ जर्मनी और इटली की राजनीतिक संस्कृति अंतर का खुलासा भी किया गया, क्या अंतर है दोनों में, जर्मनी और इटली की राजनीतिक संस्कृति में क्या अंतर है, उसका भी इसमें अच्छी तरह से बताया गया है। आमडो वर्मा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य, आमडो वर्मा ने राजनीतिक संस्कृति के क्या अर्थ बताया, देखिए बेटा। राजनीतिक दलों, न्यायालयों, संविधान और राज्य के इतिहास जैसे विषयों के प्रति अभिविन्यासों का प्रतिमान, अर्थात समाज का कोई भी सदस्य इन संस्थाओं के संदर्भ में या अपने राजनीतिक पर्यावरण के संदर्भ में अपने आप को कहाँ रखता है। अन्य शब्दों में एक व्यक्ति अपने देश की सरकार से क्या अपेक्षाएं रखता है, वह उसे संचालन में अपनी क्या भूमिका समझता है, वो सारी बातें इस पुस्तक में बताई गई है। राजनीति और संस्कृति और लोकतंत्र के बारे में इसमें बताया गया है। इसको एक बार और थोड़ा ध्यान से मैं बता रहा हूँ, मुख्य बात वो सुनो आप ध्यान से, इसका वास्तु। अब देखो राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा इस बात पर बल देती है कि जनता के मूल्य, विश्वास व कुशलता का राजनीति पर सामान्य रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यानी राजनीतिक संस्कृति से क्या होता है, लोगों के मन में ये कुशलता, मूल्य का, इनका विश्वास प्रभाव पड़ता है। विशेषतः लोकतांत्रिक संस्थाओं है, जो संस्थाएं लोकतांत्रिक है उन पर जरूर प्रभाव पड़ेगा इसका राजनीतिक संस्कृति का। राजनीतिक संस्कृति
के द्वारा लोकतंत्र प्रभावित होता है। संबंध बता रहा हूँ मैं आपको। एक समाज में संस्कृति, व्यवहार, मूल्य और ज्ञान की वे व्यवस्था है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। यानी लोकतंत्र में क्या होता है, जो राजनीतिक संस्कृति लोकतंत्र में क्या होती है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। कई अन्य उपागमों तरह 1950-60 के दशक में उपरी उपागम पर यूरोपीय केंद्र धारणा का प्रभाव स्वरूप देखा जाता है। ये जो दोनों संबंध की बात कब की गई, 1950-60 के अंदर, दशक के अंदर, 10 साल के अंदर यूरोपीय केंद्रवादी धारणा ये यूरोप से शुरू की गई थी। राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र की जो संबंध की बात की गई यूरोप से की गई। इसके अंदर विचारकों ने देश की राजनीतिक व्यवस्था को आदर्श मानते हुए, वहाँ के जो विचारक थे उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को आदर्श मानते हुए उसके स्थायित्व अस्थायित्व कारणों की खोज की। यानी वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो स्थायी क्यों नहीं है और अस्थायी क्यों हो रही है, उसके बारे में खोज की। राजनीतिक संस्कृति उपागम के द्वारा करना शुरू किया। विशेष रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था व इसकी पूर्व शर्तों के बीच संबंधों को समझाने में चेष्टा की गई। यानी राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र एक जो जुड़े हुए हैं, यानी लोकतंत्र है ना, वो उससे हम राजनीतिक लोकतंत्र में राजनीतिक संस्कृति को हम आराम से समझ सकते हैं, क्यों लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं लोकतंत्र में। अब एक चीज़ राजतंत्र में क्यों लेंगे, राजतंत्र मतलब ही अलग है, क्योंकि उसमें सरकारी एक व्यक्ति की वो भाग ही नहीं ले सकते। अगर राजा चाहे तो किसी को मृत्युदंड दे दे, कुछ भी करे, तो वो चीज़ बताएगी इसमें। तो दोनों में एक समान संबंध, अच्छा संबंध है, दोनों में एक व्यवहारिक संबंध है। अब देखिए बेटा, इसके अलावा देखो दोनों तो पूरा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके बाद देखो कि दोनों विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और राज्य अमेरिका उद्धार लोकतंत्र संस्था स्वच्छ रही। युद्धों के बाद भी लोकतंत्र की जो प्रणाली है अमेरिका ब्रिटेन में रही, जबकि जर्मनी, स्पेन, इटली में संविधान ढांचे पूर्ण रूप से नष्ट हो गए थे। इटली जर्मनी के अनुभव के ज़्यादा निरंतर साबित कर दिया कि जहाँ संविधानिक ढांचे होंगे वहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की मददगार होंगे। ये बताया कि 1950-60 दशक में तीसरी दुनिया के नवोदित देश कौन से, जो दूसरे देशों के अधीन थे, वो जब स्वतंत्र हुए वो नवोदित देश कहलाए। तीसरी दुनिया की अवधारणा की बात मैंने पिछली बार तो पढ़ाया था, एक बार फिर बोल रहा हूँ, फिर आगे आएगी। उसकी परिभाषा किसने दी थी, तीसरी दुनिया की परिभाषा की बात किसने बताई थी, ग्रेबियल ने इसके बारे में बताया था। तो देखो ये वो देश होते हैं जो दूसरे देशों के अधीन होते हैं और फिर बाद में स्वतंत्र होते हैं, वो तीसरी दुनिया के देश कहलाते हैं। तो लोकतांत्रिक प्रणाली में सामाजिक परिवेश के द्वारा राजनीतिक संस्कृति का विकास होता है। राजनीतिक संस्कृति की एक खास बात होती है, राजनीतिक पर्यावरण के संदर्भ में अपने आप कहीं रख सकता है। ये अन्य शब्दों में व्यक्ति अपने देश की सरकार से क्या अपेक्षाएं रखता है, उसे संचालन में अपनी क्या भूमिका समझता है वो, यानी व्यक्ति अपने देश से क्या, अपनी सरकार से क्या अपेक्षा रखता है और क्या भूमिका निभा सकता है, वो भी इसके अंदर स्थित होती है। क्या सरकार अपने के सामने अपने आप को विवश समझता है अथवा अपने आवाज़ पहुँचाने की ओर न्याय प्राप्त करने की आशा रखता है। ये दो बात आ गई। ये किस में संभव है, लोकतंत्र में। लोकतंत्र के द्वारा ये चीज़ें संभव है। तो आपको ये सबसे पहले समझ में आ गई राजनीतिक संस्कृति लोकतंत्र में क्या संबंध है, सकारात्मक संबंध है और लोकतंत्र में राजनीतिक संस्कृति पनप सकती है और लोकतंत्र के लिए राजनीतिक संस्कृति का होना बहुत ही आवश्यक है। देखेंगे राजनीतिक संस्कृति के प्रकार, काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। देखो बेटा, कुछ प्रकार है इसमें। राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण का आधार यह है कि व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में किस रूप और किस सीमा तक भाग लिया जाता है, इस आधार पर आम्र और बर्मन 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति बतलाई है। अब सबसे पहले वही बात आ गई इसमें। देखो सबसे पहले है संकीर्ण, ये संकीर्ण लिखा है बेटा, इसमें टाइम में गलत हो गई। पहला है इसमें संकीर्ण संस्कृति। संकीर्ण संस्कृति क्या होती है, इसके अंतर्गत नागरिकों को ना तो राजनीतिक मुद्दों की जानकारी होती है और ना ही अपने राजनीतिक भूमिका की समझ होती है। यानी राजनीतिक संस्कृति की जो प्रकारों पहली जो वो प्रकार है वह संकीर्ण संस्कृति, यानी लोगों को राजनीति के बारे में जानकारी नहीं होती है, कुछ भी नहीं जानते वह मैं क्या भाग ले सकूँ, राजनीति मेरा क्या रोल है, वह संकीर्ण संस्कृति। वो कौन सी हो गई, संकीर्ण संस्कृति। राजनीतिक
राजनीतिक संस्कृति पहला प्रकार है संकीर्ण संस्कृति। और ये वर्गीकरण किसने किया? आमंड और बर्मा ने किया था। लोगों को राजनीति के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है, उनकी भूमिका के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम अधीन या पर्दाभावी संस्कृति। दूसरे नंबर की जो प्रकार हुआ है अधीन या पर्दाभावी संस्कृति। इसके अंतर्गत नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों की जानकारी तो होती है किंतु उन्हें अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ नहीं होती है। अधीन या पर्दाभावी संस्कृति क्या होती है? नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों की जानकारी तो होती है, भाई ये राजनीतिक प्रक्रिया ये है, ये मुद्दे हैं, ये समस्या राजनीति में ये हो रहा है, ये मुद्दा उठ रहा है, ये हो रहा है, मगर वो अपनी भूमिका को नहीं जानते। मैं क्या कर सकता हूँ ये नहीं समझते। वो अपनी भूमिका का बिल्कुल पता नहीं कि नहीं मैं कुछ ही नहीं कर सकता, उनको ये नहीं मैं कैसे क्या करूँ, मैं कैसे इस नियम को चेंज कराऊँ, सरकार के नियम गलत है, ये समाज के लिए हित कर नहीं है, ये देश के लिए हित कर नहीं है काम, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, केवल जानता है मगर वो कर कुछ नहीं सकता। वो कहलाएगी अधीन है पर्दाभावी संस्कृति। ये बातें आपको समझ में आ रही है? पहला संकेत में कोई मतलब ही नागरिक को कोई मालूम नहीं रहता है। दूसरा है कुछ नागरिक को मालूम तो होता है मगर वो भूमिका नहीं निभाता है, यानी राजनीति में उसकी भूमिका नहीं होती है। तीसरा जो उसने प्रकार बताया वो है सहभागी संस्कृति। सहभागी संस्कृति क्या होती है? इसके अंतर्गत नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों और अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ होती है। उनको राजनीतिक मुद्दों और राजनीतिक भूमिका भी समझ होती है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुद्दे भी जानता है, भूमिका भी समझता है कि मेरा ये रोल है राजनीति में, मैं इस तरह राजनीति को प्रभावित कर सकता हूँ। उनको अपने वास्तविक स्वरूप की जानकारी होती है, वो जानता है कैसे मैं क्या कर सकता हूँ, ये भी उसको मालूम रहता है, उसको सहभागी संस्कृति के द्वारा। इसमें देखो ये तीन प्रकार बताए मैंने, आमंड पाल के द्वारा ये बताया गया। अब देखो ध्यान से, राजनीतिक संस्कृति प्रकार का अनुभव के आधार पर प्रचलित संस्कृतियों पर विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अलग अलग व्याख्याएं प्रस्तुत की है। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति, वो तो मैंने बताया उसमें तो क्या था राजनीति, इसमें तो ये वर्गीकरण कैसे किया, संस्कृति के आधार पर वर्गीकरण था। अब व्यवस्था के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया? भाई ये तो संस्कृति के आधार पर वर्गीकरण किया गया। उसमें क्या बताया गया? अब राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक संस्कृति के कितने प्रकार है वो देखिए। 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का उल्लेख कैसे किया गया? राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर आमंड ने किया। पहला इसमें बेटा आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, ये पहला प्रकार बताया इसमें आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। ब्रिटेन अमेरिका जैसे देशों में सामंजस्यकारी उदारवादी मूल्य वाली लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति, ये पहली बताया उन्होंने। आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में ब्रिटेन अमेरिका जैसे देशों में सामंजस्यकारी उदारवादी मूल्य वाली लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति। सामंजस्य यानी एक दूसरे में सामंजस्य रखना, एक दूसरे का विश्वास रखना, सामंजस्य रखना, उदारवादी होते जो सबका कल्याण चाहे, ऐसी संस्कृति है वो कहलाएगी आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। सेकंड है महाद्वीपीय, यह महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था। महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था किन देशों ने अपनाई? फ्रांस, जर्मनी, इन देशों ने इस व्यवस्था को अपनाया है। विश्व में जो 2 देश मैंने बताया आपको, फ्रांस, जर्मनी, इनके अलावा और देशों ने इस प्रणाली को अपनाया। इसमें क्या होता है बेटा? इत्यादि देशों में उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद एक राजनीतिक संस्कृति बजाय कई उप संस्कृतियों और परिणाम स्वरूप हिंसात्मक संघर्ष से उत्पन्न राजनीतिक संस्कृतियाँ भी दृष्टिगोचर होती है। जो महाद्वीपीय संस्कृति मैंने बताया राजनीतिक व्यवस्था बताई, इसमें क्या होता है? हिंसात्मक प्रणाली, हिंसात्मक संघर्ष की स्थिति होती है। इसमें ये हिंसा को महत्व देके इसमें हिंसा को महत्व दिया जाता है, इसमें हिंसात्मक संघर्ष भी हो सकते हैं। तो इन देशों ने इस संस्कृति को अपनाया, हर देश ने अलग अलग संस्कृति को अपनाया। तो दूसरे नंबर में आती है महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें थर्ड है गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था। ये एशिया तथा अफ्रीका के अनेक पूर्व उपनिवेश के बारे में मैंने बताया। दूसरे देश के अधीन जो देश थे वो क्या कहलाए? उपनिवेश। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के जो अनेक उपनिवेश देश थे वहाँ पे जो उन लोगों ने जो संस्कृति अपनाई राजनीति वो कौन सी थी? गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था। इसमें क्या था? औद्योगिक आर्थिक विकास और लोकतंत्र की नवजात अलग विकसित अवस्था है। यहाँ उद्योगों का विकास जैसे नवजात शिशु की तरह
अल्प हुआ है, बिल्कुल छोटा, विकास बहुत कम हुआ है यहाँ पे उद्योगों का। तो ये संस्कृति क्या कहलाई? गैर पश्चिमी पूर्व औद्योगिक। उद्योगों के पूर्व की अवस्था है, यानी यहाँ पे उद्योगों का विकास बहुत कम हुआ है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? पश्चिमी देशों में। और ये देश कौन से बेटा हो? इसमें लिखा हुआ है गैर पश्चिमी देश। एशिया अफ्रीका गैर पश्चिमी देशों में आते हैं, हिमाद्वीप। और पश्चिमी देश में आएगा यूरोप महाद्वीप, जहाँ इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो ये लोकतंत्र की नवजात अवस्था है, अल्पविकसित अवस्था कहलाती है गैर पश्चिमी। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। ये कैसी व्यवस्था होती है बेटा? ये सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था कैसी होती है? सबसे खतरनाक व्यवस्था होती है। इसमें क्या क्या होता है ये देखो, ये इसमें नाम दे रखा है चीन, उत्तरी कोरिया। अभी आपको सारी बातें बताता हूँ ये क्या होती है। सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था अधिनायकवादी, सर्वाधिकारवादी अलोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है। अधिनायक यानी एक व्यक्ति का अधिनायक होता है, एक ही व्यक्ति के अधीन शासन हो। सर्वाधिकारवादी सब अधिकारों मतलब सर्वाधिकारवादी जो केवल राज्य को उसको व्यक्ति को महत्व नहीं देती है विचारधारा। इसके बाद अलोकतांत्रिक जो लोकतांत्रिक नहीं हो, वह व्यवस्थाएं होती है वहाँ पे। इसमें क्या होता है? इसमें देखो, इसमें विपक्ष और विरोध की संभावना नहीं होती है बेटा। इसमें विपक्ष और विरोध नाम की चीज नहीं होती है, क्योंकि अधिनायकवादी का शासन एक व्यक्ति का होता है। सर्वाधिकारवादी भी व्यक्ति का कोई महत्व नहीं मानती है। अलोकतांत्रिक मतलब ऐसे जिसमें व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, तो विरोध कैसे करेंगे? एशिया अफ्रीका अनेक देश ऐसे जैसे जिसमें सैन्य तानाशाही है। चीन में साम्यवादी शासन है। और उत्तरी कोरिया तुम आप सुनते हो रोज ही, किम जोंग वो जो तानाशाह, वहाँ पे कभी भी आप कोई भी विचार विमर्श कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पक्ष विपक्ष कुछ नहीं होता है। जो भी जो निर्णय करते हैं वो तानाशाह होते हैं, जो प्रमुख एक व्यक्ति करता है। वो ऐसे देश है जहाँ पे ये प्रणाली पाई जाती है। ये सबसे निकृष्ट प्रणाली मानी जाती है विश्व में संस्कृति की। ठीक है बेटा। इन सब में आपको मैंने 4 रूप बताए, वो व्यवस्था के 4 रूप है। तो अलग अलग देशों में यही प्रणाली पाई जाती है। अब देखिए इसमें थोड़ा और देखो ध्यान से। इन स्थानों की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संस्कृति प्रकृति में अंतर साफ किया जा सकता है। इसे फाइनर नामक विद्वान ने क्या किया? सत्ता में सैन्य भूमिका के आधार पर परिपक्व विकसित किया। वो भी सैन्य भूमिका को महत्व देता है। वाइजमैन नाम के विद्वान ने राजनीतिक संस्कृति कितने रूप बताए? संकुचित पराधीन सहभागी और अभिजनवादी। और क्या बताया उन्होंने? सहभागी। और 3 मिश्रित राजनीतिक व्यवस्था संकुचित पराधीन सहभागी बताई। इन सबसे ये मालूम पड़ता है कि जनभागीदारी दशा में संकेत करता है कि मात्रात्मक शक्ति के आधार पर जन संस्कृति तथा अभिजनवादी संस्कृति भेद किया जा सकता है। और भारत में अभिजनवादी संस्कृति ये सब किससे संबंधित है? राजनीतिक संस्कृति के रूपों से। राजनीतिक संस्कृति का निर्माण और विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये आप ध्यान रखना, इसको आप नोट कर लो। राजनीतिक संस्कृति निर्माण विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया जो शुरू से चलती आ रही है, चलती रहेगी। नियम आज है तो आज वो नियम चेंज होंगे, दूसरे नियम आएंगे, मगर वो संस्कृति चल रही है, चलती रहेगी। लोग राजनीतिक विश्वास कर रहे थे, करते रहेंगे, आगे भी ऐसा ही होगा। उनकी भूमिका कम ज़्यादा होती रहती है, तो निरंतर चलती है। भारत में 1990 के पूर्व और से पश्चात राजनीतिक संस्कृति में क्या हुआ? काफ़ी अंतर दिखाई देता है। आगे हम देखेंगे राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक सामाजिकरण। पहले राजनीतिक सामाजिक पार्ट लेसन पढ़ा था हमने, वो देखते हैं। तो इसमें देखो आप सबसे पहले आमड बर्मा के अनुसार राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को स्थापित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर लो। राजनीतिक सामाजिकरण के द्वारा ही राजनीतिक संस्कृति को स्थापित यानी उसको स्थापित किया जाता है। अगर सामाजिकरण नहीं है तो नहीं हो सकता। उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाया जाता है। आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन लाया जाता है। राजनीतिक सामाजिकरण के द्वारा ही राजनीतिक संस्कृति गुणों, विश्वासों, मनोवेगों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया में कई अभिकरण जैसे व्यक्ति का परिवार, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन याद रखना है। राजनीतिक संस्कृति में सामाजिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, उनके संबंधों की व्याख्या कीजिए। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, आपको इनको याद करना है। जिसको अभी याद हो जाए, मुख्य बातें मैं बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। राजनीतिक संस्कृति के गुणों, विश्वास तथा मनोवेगों को भावी पीढ़ी तक पहुँचाया जाता है। किसके द्वारा भाई? राजनीतिक सामाजिकरण के द्वारा।
इस प्रक्रिया में कई अभिकरण जैसे व्यक्ति का परिवार, मित्र मंडली, शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्थान, लोक संचार, हित समूह, राजनीतिक दल आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब सुनो ध्यान से बेटा। व्यक्ति का परिवार, परिवार से व्यक्ति परिवार से सीखता है, परिवार से सामाजिकरण के जो ये साधन है परिवार, ये मैंने कल पढ़ाया था तुमको। तो परिवार भी क्या करता है, राजनीतिक, जैसे परिवार का बैकग्राउंड राजनीति संबंधित तो उसके जो परिवार जो सदस्य होंगे उनका भी राजनीति तरफ झुकाव होगा। मित्र मंडली जैसे ऐसे मित्रों जो राजनीति में झुकाव, तो वो मित्रों के साथ है कि वो भी राजनीतिक संस्कृति तरफ उसका रुझान हो जाएगा। संस्था शिक्षण संस्थान में राजनीति संबंधी ज्ञान दिया जाता है, तो उससे भी व्यक्ति में राजनीतिक संस्कृति का विकास होगा। धार्मिक संस्थान, उसके अंदर राजनीति संबंधी कोई नियम कुछ बताया जाता है, तो उससे भी व्यक्ति सीखेगा। लोक संचार के साधन आते हैं, उनसे भी ये समूह है, इस समूह राजनीति इनके द्वारा भी राजनीति आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक सामाजिक के जरिए समाज अपने राजनीतिक मानकों, मान्यताओं, विश्वासों को पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। यानी राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सामाजिकरण एक दूसरे के पूरक है। राजनीतिक सामाजिकरण राजनीतिक संस्कृति का आधार है, इस तरह मानो इन दोनों के संबंध बताया गया ना। तो राजनीतिक संस्कृति के विकास में राजनीतिक सामाजिकरण का महत्वपूर्ण योगदान अभी मैंने बताया कि स्थानांतरण यही करेगा। और देखो ध्यान से, जो मुख्य बातें यही बताई गई है, राजनीतिक प्रणाली नए दबाव तनाव झेलने के लिए सहन शक्ति विकसित कर लेती है। किसके द्वारा, राजनीतिक सामाजिकरण के द्वारा। इसमें इसे उपसंस्कृतियों में बांट सकते हैं। अब आगे देखेंगे हम राजनीतिक संस्कृति का महत्व। अब सबसे महत्वपूर्ण महत्व क्या है बेटा, वो देखो। आमड बर्वादी विचार इस उपागम को विकसित किया था बेटा। आमड यानी आपको ये आमड बर्वा जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें आएगा। आमड बर्वा जो लूशन पायर वगैरह ये थे इन्होंने, तो इस महत्व को बताने वाले विद्वान थे। आमड बर्वा ने क्या बताया, विकसित किया राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में। जब से राजनीतिक संस्कृत के अध्ययन की शुरुआत हुई है तब से राजनीतिक प्रणाली या संवैधानिक प्रणाली की स्थिरता और अस्थिरता कारणों में विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। प्रमुख महत्व जो इसका महत्व से बिंदुओं के द्वारा बताया गया है, जो आप मैं एक एक समझा रहा हूँ आपको। राजनीतिक संस्कृति जो पहला इसका पॉइंट महत्व है, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के फलस्वरूप अध्ययनकर्ताओं का केंद्र बिंदु औपचारिक संस्थाएं न रह कई राजनीतिक समाज बन गया है। यानी राजनीतिक संस्कृति के द्वारा ही जो अध्ययन करता थे उनका केंद्र बिंदु औपचारिक संस्था थी। पहले संस्था की तरफ क्या बन गया, पूरा राजनीतिक समाज बन गया। यानी संस्थाओं का अध्ययन नहीं करेंगे, संपूर्ण राजनीतिक समाज का अध्ययन करेंगे। ये कैसे संभव हुआ, राजनीतिक संस्कृति के द्वारा। यानी समाज का व्यापक अध्ययन, राज्य समाज का अध्ययन इस तरीके से बन भी राजनीतिक संस्कृति के द्वारा। सेकेंड है इसमें, इस अवधारणा ने राजनीतिक शास्त्रियों को राजनीतिक क्रियाओं के अध्ययन में सामाजिक व सांस्कृतिक तत्वों के लिए विवश करके राजनीतिक शास्त्र का विकास किया। इस अवधारणा ने, राजनीतिक संस्कृति अवधारणा ने राजनीतिक शास्त्रियों को राजनीतिक क्रियाओं के अध्ययन में सामाजिक व सांस्कृतिक तत्वों के लिए विवश कर दिया। यानी राजनीतिक शास्त्र का विकास हुआ। इससे राजनीतिक शास्त्र क्या हो गया, विकास हुआ। लोगों की भावनाओं को, लोगों की जब राजनीतिक रुचि को देख के अध्ययनकर्ताओं ने इसका जो क्षेत्र है वो क्या हो गया, व्यापक बना दिया। किसने, राजनीतिक संस्कृति के द्वारा। इस अवधारणा ने अध्ययन में विवेकता लाने का प्रयत्न किया। इस अवधारणा के द्वारा अध्ययन में विवेकता जानते हो, बुद्धिमत्ता, यानी हर चीज का वास्तविक निर्णय लेना, सत्य होना, सही होना, बुद्धि से काम लेना, ये प्रयत्न कर दिया। रूढ़िवाद को खत्म किया गया। नेक्स्ट है, राजनीतिक संस्कृति उपागम ने यह बताने का प्रयास किया है कि विभिन्न राजनीतिक समाज विभिन्न प्रकार की दिशाएं ग्रहण करते हैं। हर समाज अलग अलग दिशाएं ग्रहण करता है और हमें उनमें से जो वास्तविकता है उसको ढूंढना है। अतः इस उपागम से राजनीतिक शास्त्र सूक्ष्म और वैश्विक उपागमों के मिलन के माध्यम से एक संपन्न समाज शास्त्र बन गया है। इस उपागम के द्वारा जो राजनीतिक शास्त्र क्या बन गया, एक संपन्न समाज शास्त्र बन गया। तो ये बताया इसमें, ये इसके राजनीतिक महत्व है। अब निष्कर्ष देखते हैं। इसके निष्कर्ष क्या, निष्कर्ष के रूप में थोड़ा बताऊंगा निष्कर्ष क्या है। उपयुक्त समीक्षा के बावजूद राजनीतिक की तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विचारधारा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तुलनात्मक कंपैरेटिव पॉलिटिकल संस्थाओं के लिए। तो इसमें ये बताया गया है कि आमड बर्वा ने राजनीतिक संस्कृति संकल्पना प्रस्तुत की, तब से इसकी ओर बिना दृष्टि डाले किसी भी देश की राजनीति या तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन नहीं किया जा सकता।
बिना राजनीतिक संस्कृति के हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इस जैसे लेसन ही कंप्लीट है, इसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपको करने हैं। जो क्वेश्चन है मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखो ध्यान से, इनको साथ के साथ आपको याद करना है। पहला क्वेश्चन है इसमें, राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख विचारकों का उल्लेख कीजिए। जो इससे प्रमुख विचारक है, राजनीतिक सिद्धांत दिया तो विचारों का उल्लेख करना है, जो सिडनी बर्मा, आमंड पावल, ये सब जो मैं इसमें दे रखे वो सब आपको करने हैं। राजनीतिक संस्कृति क्या है, इसका अर्थ लिखना है। राजनीतिक संस्कृति निर्धारक तत्व कौन कौन से पढ़े आपने, वो इनका आंसर लिखना है, आपको याद करना है। राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों पर टिप्पणी लिखो। राजनीतिक संस्कृति कितने प्रकारों की होती है वो लिखना है, उसका आंसर लिखना है, आपको इम्पोर्टेंट करना है, याद भी करना है, लिखना भी है। मेरे इस वीडियो में मिल जाएंगे इसके आंसर, उसको देख के आप कर सकते हो। राजनीतिक जो नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन इसका, राजनीतिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको याद करते हुए चलना है, बाहर नहीं पढ़ाना है। थैंक यू बेटा। आगे हम कल देखेंगे, अगला इसका जो पार्ट वो देखेंगे, और आपको इसको बार बार देखना है और इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूले आप सभी।